यहाँ पर एक चीज़ और समझ लें कि हमने अभी इस इक्वेशन की करेक्टनेस मालूम करी है कि ये इक्वेशन ठीक है या नहीं, और ये चीज़ हमने मालूम करी है विद द हेल्प ऑफ होमोजेनिटी। लेकिन अगर हमें ये चीज़ पहले से मालूम हो जाए कि ये इक्वेशन बिल्कुल करेक्ट है और इस इक्वेशन के अंदर कोई एक फ़िज़िकल क्वांटिटी की डायमेंशन अननोन हो, तो वो भी हम इससे मालूम कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप कंसीडर कर लें कि ये ए जो है ये एक अननोन है, इसको आप एक्स कंसीडर कर लें और इसकी डायमेंशन जो होगी वो कैपिटल एक्स हो जाएगी। तो होमोजेनिटी की प्रॉपर्टी के तहत ये सारी जो टर्म्स हैं इन सब की नेचर एक जैसी होगी, और हम ये जानते हैं कि ये सारी टर्म्स जो हैं ये वेलोसिटी की टर्म्स हैं और इन सब की नेचर सेम है। तो जो डायमेंशन वी एफ की होगी वही वी आई की होगी और वही इस एक्स टी की होगी। तो एक्स टी की डायमेंशन हो जाएगी कैपिटल एक्स इंटू कैपिटल टी, जो कि बराबर है एल टी इन्वर्स की, जो वेलोसिटी की डायमेंशन है। तो हम x को सेपरेट कर लेंगे और इससे हमें x की डायमेंशन पता चल जाएगी कि x की डायमेंशन असल में है क्या, जो कि एल टी की पावर -2 है। और इससे हमें ये भी पता चल जाएगा कि ये जो x था ये असल में एक्सेलरेशन था। तो हमारे पास जो नेक्स्ट एडवांटेज है डायमेंशंस का वो ये है कि हम डायमेंशंस को किसी भी फॉर्मूले को डिराइव करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हमारे पास वेवलेंथ है, और वेवलेंथ किसी भी मैटर की जो वेवलेंथ होती है वो डिपेंड करती है प्लैंक्स कांस्टेंट के ऊपर और पार्टिकल की वेलोसिटी और मास के ऊपर। और इनका जो रिलेशन होता है वो डायरेक्ट रिलेशन होता है। और हम जानते हैं कि जब प्रोपोर्शन का साइन हटता है तो कोई कांस्टेंट आता है। लेकिन मसला ये है कि हमें यहाँ पर इन वैल्यूज़ की पावर्स नहीं पता, तो अब हमें डायमेंशंस की मदद से इनकी पावर्स मालूम करनी है। तो अब हम इस इक्वेशन को डायमेंशंस के फॉर्मूले में खोल लेंगे और हमें पता है कि वेवलेंथ जो है ये एक लेंथ है, तो इसकी डायमेंशन जो है वो एल हो जाएगी। कांस्टेंट अपनी जगह मौजूद रहेगा और प्लैंक्स कांस्टेंट की जो डायमेंशन है वो एम एल स्क्वायर टी इन्वर्स है, और मास की डायमेंशन जो होती है वो एम होती है, और वेलोसिटी की डायमेंशन हमें पता है एल टी इन्वर्स। और ए जो था वो प्लैंक्स कांस्टेंट की अननोन पावर थी, और बी जो था वो मास की अननोन पावर थी, और सी जो था वो वेलोसिटी की अननोन पावर थी। आप ये सोच रहे होंगे कि ये प्लैंक्स कांस्टेंट की जो डायमेंशन है ये कहाँ से आई। जब हमें वेवलेंथ की डायमेंशन पता है, मास की डायमेंशन पता है और वेलोसिटी की डायमेंशन पता है, तो हम आराम से प्लैंक्स कांस्टेंट की डायमेंशन भी मालूम कर सकते हैं। फ़िलहाल हमें इनकी अननोन पावर्स मालूम करनी है। अब इक्वल्स टू के राइट हैंड साइड पर ना ही मास था ना ही टाइम की कोई डायमेंशन थी, लेकिन मैं मास की डायमेंशन को m की पावर 0 करके लिख सकता हूँ। इसका मतलब यही है कि मास की कोई डायमेंशन नहीं है, और t की डायमेंशन को भी मैं t की पावर 0 करके लिख सकता हूँ। इसका मतलब भी यही है कि t की कोई डायमेंशन मौजूद नहीं है। सिर्फ इसको इक्वेट करने के लिए मैं इसको इस तरह लिख रहा हूँ। और इक्वल्स टू के लेफ्ट हैंड साइड पर मैंने इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर लिया। यहाँ पर m के ऊपर पावर b थी और ये a जो था ये m के ऊपर आ गया, तो m की पावर सिंप्लीफाई होकर a प्लस b हो गई। और यहाँ पर l की पावर c थी और यहाँ पर l की पावर 2 थी। ये a 2 से मल्टीप्लाई होकर l की पावर 2a हो गई, और यहाँ पर हमारे पास l की पावर 2a प्लस c हो गई, क्योंकि ये एक l की पावर c भी मौजूद थी। तो ये दोनों पावर्स आपस में ऐड हो गए क्योंकि बेस सेम है। जब बेस सेम होती है तो पावर्स आपस में ऐड हो जाती हैं। यहाँ पर t की पावर इन्वर्स थी और c से मल्टीप्लाई होकर t की पावर -c हो गई। यहाँ पर भी t की पावर इन्वर्स थी और a से मल्टीप्लाई होकर ये t की पावर -a हो गई। और जब ये दोनों t को हमने आपस में सिंप्लीफाई किया तो t की पावर हो गई -a - c। तो ये हमारा इक्वेशन का सिंप्लीफाइड वर्जन बन गया। अब हम इक्वेशन की दोनों साइड की पावर्स को कंपेयर कर लेंगे। तो ये a प्लस बी जो है इसको हम लिख सकते हैं a प्लस बी इक्वल्स टू 0, और जो ये l की पावर 1 लिखी हुई है यहाँ पर भी ये l की पावर 1 ही होगी। तो हम इसको इससे इक्वेट कर सकते हैं कि 2a प्लस c इक्वल्स टू 1,
और यहाँ पर t की पावर जो 0 लिखी हुई है इसको हम इक्वेट कर सकते हैं t की पावर -a -c। और इसी चीज़ को हम प्रिंसिपल ऑफ इमेजिनिटी भी कहते हैं कि एक इक्वेशन के अंदर हर टर्म की जो डायमेंशन होगी वो सेम होगी। तो एक इक्वेशन हमारे पास ये बन गई a + b = 0, और दूसरी इक्वेशन हमारे पास बन गई 2a + c = 1, और तीसरी इक्वेशन हमारे पास बन गई -a - c = 0। अब हम इन तीनों इक्वेशन को आपस में सॉल्व करेंगे तो हमारे पास a b c की अननोन वैल्यूज़ आ जाएंगी। a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू -1 है और c की वैल्यू भी -1 है। और अब इन वैल्यूज़ को हम बेसिक इक्वेशन के अंदर डाल देंगे तो हमारी इक्वेशन कंप्लीट हो जाएगी। और फिर इसको अरेंज करके लिख लेंगे। -1 का मतलब है कि ये m जो है डिवाइड में है और वेलोसिटी पर इन्वर्स है, इसका मतलब ये भी डिवाइड के अंदर। अब आपको उस सवाल का आंसर भी मिल गया होगा कि प्लैंक्स कांस्टेंट की जो डायमेंशन है वो हमने कैसे मालूम करी। अगर हमने प्लैंक्स कांस्टेंट की डायमेंशन मालूम करनी है तो m उधर जाएगा, वेलोसिटी भी उधर जाएगी, तो प्लैंक्स कांस्टेंट की डायमेंशन हो जाएगी ml² t इनवर्स। आप चाहें तो इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। और यहाँ पर मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहता हूँ कि डायमेंशंस की इक्वेशन के अंदर हमें कांस्टेंट नहीं लिखना चाहिए था, क्योंकि ये डायमेंशन लेस कांस्टेंट है। कम से कम डायमेंशन की इक्वेशंस के अंदर ये कांस्टेंट नहीं आएगा। डायमेंशंस की इक्वेशन के अंदर वही टर्म्स आएंगी जिनकी डायमेंशंस होती हैं, तो यहाँ पर ही हमें कांस्टेंट नहीं लिखना चाहिए था। बहरहाल हमारा जो गोल था वो हमने अचीव कर लिया है। डायमेंशंस की मदद से हमने एक सही इक्वेशन बना ली। तो यहाँ पर हमारा जो मेन टॉपिक है वो तो हो गया है, लेकिन इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ बातें हैं जो कॉन्सेप्ट के लिहाज से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो पहली बात ये है कि जब हम कोई इक्वेशन मालूम करते हैं तो उसके अंदर एक एलिमेंट ऐसा होता है जो इक्वेशन के दूसरे एलिमेंट्स के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है, जिसे हम डिपेंडेंट वेरिएबल्स कहते हैं। और यहाँ पे लैम्डा जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है जिसके लिए इक्वेशन बनाई गई है, और बाकी जो हैं वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं। तो जब हम ये मालूम कर लेते हैं कि ये वेरिएबल जो है ये किन चीज़ों पर डिपेंड करता है, तो हमें उसी वक्त ये चीज़ पता चल जाती है कि इनका रिलेशन डायरेक्ट होगा या इन्वर्स होगा, क्योंकि ये दोनों चीज़ें साथ साथ चलती हैं। तो जब आपको ये पता चल जाएगा कि इसका इफ़ेक्ट इस चीज़ पर क्या पड़ रहा है, तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि इस इफ़ेक्ट की नेचर क्या होगी। क्योंकि डायरेक्ट रिलेशन के अंदर जब एक चीज़ बढ़ती है तो दूसरी चीज़ भी बढ़ती है, और इन्वर्स रिलेशन के अंदर एक चीज़ बढ़ती है तो दूसरी चीज़ कम होती है। और जो कॉज होता है, यानी जिसकी वजह से इफ़ेक्ट प्रोड्यूस होता है, वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, और जिस पर इफ़ेक्ट हो रहा होता है वो डिपेंडेंट होता है। लेकिन यहाँ पर इन सारी वैल्यूज़ को डायरेक्ट रिलेशन में इस वजह से रखा गया है क्योंकि हम यहाँ पर डायमेंशंस की एप्लीकेशन पर काम कर रहे हैं, वरना ये चीज़ हमें पहले स्टेप में ही पता चल जाती है कि इसका रिलेशन डायरेक्ट होगा या इन्वर्स होगा। लेकिन उसके आगे के जो काम है, डायमेंशन हमें वो काम करने में हेल्प करती है कि इसकी पावर जो है वो क्या होगी। डायरेक्ट रिलेशन में भी इसकी पावर क्या होगी और इनडायरेक्ट में भी इसकी पावर क्या होगी। डायमेंशंस के ज़रिए हम ये आसानी से मालूम कर लेते हैं। तो मेरी आपके लिए सजेशन है कि आप लैम्डा स्क्वायर के लिए भी ये इक्वेशन सॉल्व करें, और जब आप लैम्डा स्क्वायर के लिए ये इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो आखिर में इक्वेशन के राइट हैंड साइड पर भी सारी वैल्यूज़ के ऊपर स्क्वायर आएगा। लेकिन आपने शुरू में बाकी जो इक्वेशन है उसको वैसे ही पुट करना है जैसे यहाँ पर सॉल्व हुआ हुआ है। अब दूसरी बात यह है कि मैंने लेक्चर में कहा था कि ये जो प्लैंक्स कांस्टेंट की डायमेंशन है ये हमने मालूम कैसे की। तो हमारे पास मास की डायमेंशन है, वेलोसिटी की डायमेंशन है और लैम्डा की भी डायमेंशन है, इसके ज़रिए हमने मालूम कर लिया। लेकिन ये आप फाइंड आउट कैसे करेंगे? जाहिर सी बात है, जो इक्वेशन आपने कंसीडर की है आप उसी से ये चीज़ फाइंड आउट करेंगे। तो जब आप आगे बढ़ेंगे और उसकी वैल्यूज़ मालूम करेंगे पावर्स की, तो इक्वेशन ख़ुद ब खुद ठीक हो जाएगी। लेकिन इनिशियली जो चीज़ आप कंसीडर कर रहे हैं उसी के लिहाज से आप प्लैंक्स कांस्टेंट की भी जो डायमेंशन है वो भी आप उसी के लिहाज से कंसीडर करेंगे। लेकिन यहाँ पर ये हुआ है कि हमने फार्मूला तो अपने लिहाज से कंसीडर कर लिया था, लेकिन प्लैंक्स कांस्टेंट की जो डायमेंशन हमने पुट करी थी वो बिल्कुल सही पुट करी थी। अगर आप यहाँ से देखें, प्लैंक्स कांस्टेंट की डायमेंशन फाइंड आउट करने की कोशिश करें तो ये बिल्कुल वही निकलेगी जो हमने पुट करी थी।
हालांकि यहाँ पे हमें वो डायमेंशन पुट करनी चाहिए थी जो उस फॉर्मूले के लिहाज से आती जो हमने इनिशियली कंसीडर किया था, क्योंकि जब आप कोई चीज़ कंसीडर करते हैं तो चीज़ें आगे भी उसी लिहाज से चलती रहती हैं। और डायमेंशन का ये फ़ायदा है कि हमें एट द एंड एक सही रिज़ल्ट मिल ही जाता है। तो आज के लेक्चर को यहीं पर ख़त्म करते हैं, और अगर आपको अभी कोई चीज़ समझ में नहीं आई है तो आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है और इससे आपको कुछ नया सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।